नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम एसएससी जीडी की कंटिन्यू क्लास आपको उपलब्ध करा रहे हैं और अभी तक हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक डाल दिए हैं, है ना। जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं सभी पार्टों में। और जो हमारा जी आज का पार्ट होने वाला है, ये कौन से नंबर का है? पार्ट 11। तो जिसने भी अभी तक 1 से लेकर पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो पहले आप इन पार्टों को देखिए, फिर इसके बाद आप कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाइए पार्ट 11वें नंबर का, जिसमें हिस्ट्री के काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें आपको हम एसएससी जीडी हमारा मेन पर्पज है। बाकी आपको जी के जीएस का ऐसा फंडा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, हर पेपर में जी के जीएस तो आना ही है ना। तो क्वेश्चन सेम होते हैं, क्वेश्चन कोई अलग नहीं होता है ना। तो अपनी जो अभी मेन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? एसएससी जीडी। इसके साथ साथ आपकी कई परीक्षाओं की तैयारी भी हो जाएगी। तो आप इन क्वेश्चन को लगाइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल की नवपाषाण काल? तो जी आपको बताना है। तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पुरापाषाण काल। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा की मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, कैसी थीं? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली की तंग और टेढ़ी? तो कैसी थी? चौड़ी और सीधी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध और नरसिम्हा? तो किसकी थी? नृत्य करती हुई बालिका की। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान? कौन सा था? धान्यागार। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 और इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखें, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपण की बनावली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में अपना क्या है? लोथल, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो सोना, तांबा, चांदी, लोहा? इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा कि कौन सी धातु नहीं पाई गई थी, तो कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? लोहा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल? तो इसका अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, जौ और चावल। सॉरी, इसमें एक चीज़ आप कर लेना करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी का नहीं पूछा गया, वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन था, तो दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? पृथ्वी की, पवन की, वन की उषा काल की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन की, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण और विधाता? तो कौन होती थी? तो ऑप्शन ए पर चलते हैं, जिसका नाम है समिति, अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विदुषी ने
वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो किसको दी थी? घोषा को, कि अपाला को, कि मैत्री को, कि गार्गी को? तो किसको चुनौती दी थी अजय याज्ञवल्क्य ने? गार्गी को। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का है, वेदांगों के संदर्भ में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? छंद, व्याकरण, शिक्षा की कल्प? तो कौन सा दर्शाता है? कल्प। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर तो आप लगा ही लेना। और इस सीरीज में सभी महत्वपूर्ण है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ, की मूर्ति, की पीपल वृक्ष, की बौद्ध मठ? है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो किसके द्वारा? अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ। ऑप्शन ए अपना यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में, वैदिक उत्तर काल में, बुद्ध के काल में, कि मौर्यों के काल में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध के काल में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म के साथ, महाभिनिष्क्रमण के, प्रबोध के साथ, कि महापरिनिर्वाण? तो बुल का संबंध है जन्म के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य की बात करें, त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र, की अंग? तो त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अंग। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। है ना। तो जो मगध था, इनके वंशों को क्रम से जमाना है। पहला कौन सा था? है ना। तो पहला जो वंश था वो कौन सा था? हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक। दूसरा जो वंश था वो था शिशुनाग वंश। कौन सा था? शिशुनाग वंश। तीसरा था नंद वंश। चौथा था मौर्य वंश। है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको, है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो इसको आप ऐसा करना, पहले वंश कौन सा था? हर्यक वंश। दूसरा था शिशुनाग वंश। तीसरा था नंद वंश और चौथा था मौर्य वंश। है ना। तो इसको देख लेना आप थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। है ना। तो कहाँ लड़ी थी? हाइडेस्पीज में, लावी में, पानीपत में, कि तराइन में? तो कहाँ? तो इसका ऑप्शन ये अपना करेक्ट होगा, हाइडेस्पीज में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन व्रत, आंतरिक नीति, की विदेश नीति, की सभी विकल्प सही हैं? तो अशोक के शिलालेखों की जानकारी सभी से मिलती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अपना सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, की बृहद्रथ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली, की देवनागरी? तो ये आप सभी को पता है, अशोक के शिलालेखों की भाषा ही ब्राह्मी है। यानी ऑप्शन भी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हम टॉपिक वाइज सीरीज लाएं, है ना, अभी ये मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं सभी विषयों के, तो टॉपिक वाइज अगर आप सीरीज चाहना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति आस्था? तो कौन सा शामिल नहीं था धम्म में? संघ के प्रति
आस्था करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक? कौन से थे? जिला प्रशासक स्थानिक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हु क्या है? क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम और बौद्ध पाठ। तो मिलिंद पन्हु क्या है? बौद्ध पाठ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, और ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के कि कनिष्क के? तो किसके दरबारी कवि थे चरक? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो किसके थे? कनिष्क। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? केरल, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र? तो पहले हम आपको इससे संबंधित कुछ फैक्ट बता दें, है ना। भारत के जो तटीय राज्यों की सीमा है, ये कितने राज्यों से लगती हैं? 9। कितने राज्यों से लगती है? 9। यहाँ पर पहला कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, है ना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के तटीय राज्यों की, यहाँ पर एक गोवा छूट गया है, तो भारत के तटीय राज्यों की सीमा 9 राज्यों को स्पर्श करती है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। वो कितनी लगती है? लगभग 12-15 किलोमीटर। और सबसे कम मुख्य भूमि तट रेखा किसकी है? तो वो गोवा की है। और कितनी लगती है इसकी तटीय रेखा? तो 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लगती है गुजरात की 12-15 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की, है ना। और सबसे कम किसकी लगती है? तो सबसे कम लगती है पश्चिम बंगाल की। तो जी आपको फैक्ट याद रखना है। तो सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है किसकी? गुजरात की। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन है कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान लगता है? 7वां। तो पहला किसका लगता है? तो ध्यान से सुनना, पहला किसका लगता है? रसिया यानी रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, अगला ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वां लगता है अपने भारत का, है ना। तो इनको याद रखना, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा। पहला किसका है? चीन, दूसरा किसका है? भारत, और तीसरा किसका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आपको पता है भारत 2027 तक भारत की जनसंख्या लगभग हो जाएगी 142 करोड़ के आसपास, जो विश्व का पहला देश बन जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये फैक्ट आप लिखते चलिए साथ में। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? लक्षद्वीप, दीव, दमन की अंडमान निकोबार? तो आप सभी को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य सीमा का अक्षांश के बीच फैला हुआ क्या है? अक्षांश के बीच कितना फैला? तो आपको एक चीज़ बता दें, ये ग्लोब है ना, इसको 2 भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा या इक्वेटल लाइन या भूमध्य रेखा, है ना। ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से जो रेखाएं इस तरह से जाती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं, है ना। तो अपना जो भारत है वो कहाँ पर है? यहाँ पर देखना थोड़ा सा, अपना भारत कहाँ पर है? जो अपना भारत है इधर, है ना। जो उत्तरी जो पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो 0 डिग्री लाइन इसे कहते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे अपन, तो अपना भारत की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से,
37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अपने भारत की जो आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय। तो आप इन फैक्टों को भी लिखते चलिए। और भारत की बात की जाए तो आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। तो ये भारत की मुख्य सीमा का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो इससे संबंधित कई फैक्ट और हम आपको बताएंगे। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर इस वीडियो के। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। ठीक है ना। और आपको पता है जो हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप कहाँ देते हो, हमें कमेंट बॉक्स में। और आप आंसर नहीं बता पाते हो तो उस पर लिख दिया करो, तो हम भी आपको आंसर बता देते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था आंसर, तो इसका आंसर देना आप हमें कमेंट बॉक्स में। और एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ही आप वीडियो को लाइक करें, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी एक बार फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो मीडिया, है ना, व्हाट्सअप स्टेटस पर जरूर लगाएं, है ना। क्योंकि आप हमारा सहयोग करोगे तो हमें और अच्छा लगेगा, और हमें और अच्छा लगेगा तो फिर आप जानते हो कि आपके साथ हम आपको क्या क्या देंगे, ये आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और है कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी धुरंधर क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना। हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको बस थोड़ा सा करना है कि इनको अच्छे से याद कीजिएगा। तो मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप सभी अच्छे हैं ऐसी उम्मीद है हमें, है ना। अच्छा पढ़िएगा, अच्छा खाइएगा और अच्छा बोलिएगा, बस 3 चीज़ें याद रखना इस जीवन में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखना।